लिखते रहना, ठीक है, मैं बताती रहूंगी। देखो अभी मिशन वात्सल्य योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब वात्सल्य तो पता ही है, वात्सल्य किसे कहते हैं शुद्ध हिंदी में? वात्सल्य, वात्सल्य, वात्सल्य इट्स बचपन, चाइल्डहुड को कहते हैं, ठीक है, चाइल्डहुड को ही कहते हैं ना। तो बेटा मिशन वात्सल्य में जो भी बच्चे एक तो अनाथ हैं, ठीक है, अनाथ है तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास घर नहीं है, और दूसरे बच्चे कौन से हैं जो सड़क पे रहते हैं, जो स्लम्स में, जिनका कोई ओनर नहीं है, ठीक है, जैसे कि स्ट्रीट चिल्ड्रन हो गए, या स्ट्रीट चिल्ड्रन ही लिखेंगे हम उनको, वो ऑर्फन की कैटेगरी से अलग रहते हैं। ऑर्फन तो वो हो गए जिनके मम्मी पापा भी नहीं है और वो अ, अनाथालय में रह रहे हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन वो हो गए जो स्ट्रीट पर रहते हैं, तुमने देखे भी होंगे कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि रैग पिकर का काम करते हैं, रैग पिक करते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। कुछ बच्चे हैं जो कुछ छोटा मोटा कोई चीज बेच रहे हैं सड़कों पे, बट उनका घर का ठिकाना नहीं होता कि कहाँ पर वो रह रहे हैं, ठीक है, वो नहीं पता होता। तो उनके लिए अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट को कि जो बच्चे ऐसे हैं, ऑर्फन हैं और स्ट्रीट पे रह रहे हैं, ठीक है, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए आप कुछ कीजिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वात्सल्य स्कीम आपने चलाई है तो इसको पूरी रूप से लागू कीजिए। मिशन वात्सल्य के तहत जो बच्चे अनाथ हैं और स्ट्रीट पर रह रहे हैं उनको रिहैबिलेट किया जाएगा। रिहैबिलेट इज अ वर्ड कि रिहैबिलिटेशन जहाँ पे भी तुम्हें सुना, उनको बसाया जाए, कहीं पे घर दिया जाए, रहने की जगह दी जाए, इट मीन्स रिहैबिलिटेशन, ठीक है। तो उनको रिहैबिलेट करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जिसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसने एक स्कीम लॉन्च किया, दैट इज वात्सल्य स्कीम। और स्कीम किसी भी एग्जाम की फेवरेट है, चाहे वो एसएससी है, यूपीएसआई का एग्जाम हो, करंट में आपसे स्कीम तो पूछ ही लेंगे। और यूपी पीसीएस में तो मैं तुमको एक पैटर्न बताती हूँ, यूपी पीसीएस में वो क्या करते हैं, क्वेश्चन ऐसे डालेंगे, ऐसे लिख देंगे कोई भी डैश डैश डैश, कोई भी 1 2 3 स्कीम, ठीक है, और स्कीम को फिर ये कहेंगे कौन से ईयर की थी ये, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आए थे, जैसे कि अभी भी एक आया था कि जो मैंने अमृत स्कीम लिखवाई थी ना तुम लोगों को, अमृत, तो अमृत थी और एक और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी और कुछ यूपी की स्कीम थी, तो उनके ईयर पूछ लिए थे कि कौन कौन से ईयर है। तो स्कीम बेसिकली तुम्हारा कराने का पर्पस यही है कि तुम लोगों को यहीं पे चीजें याद हो जाती हैं कि कब लॉन्च हुई थी और क्या इसका बैकग्राउंड रहा है। तो ऐसे पूछ लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे लिख दे 2018, यहाँ पे लिख दे 2015, ये 19, या फिर ये 2020, और ये पूछ लेंगे अब इसको मैच करो और बताओ कि ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, ठीक है। तो जब तक ईयर आपको पता नहीं होगा तब तक आप वो करेक्ट करके नहीं आ पाओगे, और स्कीम वाले क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखना किसने चलाई थी, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। अब नेक्स्ट एक और स्कीम है, दैट इज स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। अब स्टार्टअप इंडिया क्या है? स्टार्टअप तो वर्ड सुना ही है, हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है। व्हाट इज स्टार्टअप? स्टार्टअप क्या है? हाँ, अपना नया बिजनेस, अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना। तो स्टार्टअप को गवर्नमेंट बहुत प्रोत्साहन दे रही है, ठीक है। गवर्नमेंट कह रही है कि आप स्टार्टअप शुरू शुरू करो, लोन की टेंशन मत लो, वो हम तुमको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक स्टार्टअप इंडिया के तहत ही स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, और इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराई जाएगी कोई भी एलिजिबल स्टार्टअप्स होंगे, ठीक है। जो भी एलिजिबल स्टार्टअप अप टू 70 लाख है उनको प्रोवाइड किया जाएगा, और कुछ इंक्यूबेटर्स जो होंगे उनको अप टू 5 करोड़ तक की सहायता दी जाएगी, ठीक है। 5 करोड़ तक की सहायता उनको इस स्टार्टअप में, इसके तहत दी जाएगी। और ये स्टार्टअप इंडिया जो है ये किसकी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये भी देख लेना कि कौन सी मिनिस्ट्री के आता है।
ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, देयर आर सो मेनी मिनिस्ट्रीज। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, सी फॉर कॉमर्स एंड क्या हुआ, एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को IND लिख दो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, ठीक है। तो आप कोई भी स्टार्टअप आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना, और स्टार्टअप पे अब पैसा लगाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स भी बहुत हैं, ठीक है। हाँ, स्टार्ट कर सकते हैं। तुमको एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। एक रेस्टोरेंट है, छोटा सा कैफे, ठीक है। उन्होंने 4 दोस्तों ने स्टार्ट किया था वो, और आज उसकी अलग अलग ब्रांच खुल गई है, ठीक है। वो एक कैफे था, नॉर्मल बर्गर वगैरह, यही सैंडविच वगैरह प्रोवाइड करने वाला, और अब उसकी ब्रांचेस हर जगह खुल रही है, मुरादनगर में, गाजियाबाद में, अलग अलग जगह पर उसी की ब्रांच। वो 4 दोस्तों ने एक स्टार्ट किया था सैंडविचेस, तुमने नाम सुना हो। तो अब उसका टर्नओवर बहुत ज्यादा हो गया, उसका पर डे का टर्नओवर 1000 के ऊपर जाता है, ठीक है। 1000 नहीं, काफी, ठीक है। तो ये टर्नओवर तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन स्टार्टअप इज अ गुड आइडिया कि व्हेन यू हैव नथिंग टू डू यू कैन गो फॉर स्टार्टअप, बट डोंट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSI, जस्ट गेट सिलेक्टेड देयर और कहीं अच्छी सी पोस्ट पे पहुंच जाओ तुम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में मंत्रालय ने आयुष वीजा विदेशी नागरिकों के लिए जारी किया है। कौन से मंत्रालय ने किया है? अच्छा आयुष बताओ, व्हाट इज आयुष? आयुष तो बहुत पॉपुलर सा नाम है, सुना है आयुष। आयुष्मान खुराना नहीं, आयुष कार्ड नहीं सुने? आयुष्मान कार्ड नहीं सुने तुमने? सुने कार्ड, जो हेल्थ कार्ड है काइंड ऑफ, कि उस पे हाँ कितने तक का मिलेगा? 5 लाख तक का गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लागू है ये, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लागू है, ठीक है, प्राइवेट है। तो मतलब जो भी फैमिली हेल्थ इशू मतलब पैसे की वजह से वो कुछ अफोर्ड नहीं कर पाती है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस किसी को अचानक से कोई इशू आ गया, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, और उस फैमिली के पास पैसे नहीं है, तो क्या होता है, उस पर्सन का इलाज नहीं हो पाता। तो आयुष्मान जो है, जो स्कीम चलाई थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इस स्कीम में क्या था कि हेल्थ कार्ड प्रोवाइड कराए जाएंगे और अप टू 5 लाख तक का उनका इंश्योरेंस उनको मिलता है कि वो वहां पे इलाज करा ले उस पर्टिकुलर प्राइवेट हॉस्पिटल में। उसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ ये होम अफेयर्स ने, गृह मंत्रालय ने अब बेटा आयुष वीजा जारी किए हैं फॉरेन नेशनल्स के लिए, कि हमारी कंट्री में जो बाहर से कंट्री से, विदेश से जो नेशनल्स आ रहे हैं, फॉरेन नेशनल, किसके लिए? इलाज के लिए। फॉरेन नेशनल्स, इलाज के लिए जो फॉरेन नेशनल्स आ रहे हैं उनको भी आयुष वीजा अलाउड किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली तो नहीं आने दिया जा सकता ना, विदाउट वीजा तो नहीं आने दे सकते। तो उसके तहत ये हेल्थ वीजा है बेटा, एक तरह से हेल्थ वीजा, ठीक है, हेल्थ वीजा की तरह ये काम करेगा, और ये फॉरेन नेशनल्स को दिए जाएंगे। फॉर इंस्टेंस ले लो, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया या कनाडा का एग्जांपल, या किसी भी कंट्री का, और वहाँ हमारे यहाँ पे इलाज करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको आयुष वीजा दिए जाएंगे। और ये प्रमोट करना है, हमारी जो हेल्थ सेक्टर है उसको प्रमोट करना। हमारी जो हेल्थ मेडिकल सर्विसेज है वो वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब फॉरेन कंट्रीज यहाँ पर इलाज के लिए आती है, ठीक है, ये तुम्हें जान के शायद आश्चर्य हो, बट हमारे यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल है। तो ये गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया था, और इसको अगर इंग्लिश में आ जाता है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, गृह मंत्रालय को कहते हैं। अब ये बहुत, अभी GI टैग हमने 3 पढ़े थे, तमिलनाडु को मिला था, ऐसे ही अभी कुछ GI टैग दिए हैं। तो हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री किन किन वस्तुओं को दी गई है। अब ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है ये कहाँ पर है, पहले ये पता होना चाहिए बेटा। ये रजिस्ट्री है चेन्नई में, ठीक है, ये है चेन्नई में, और ये अभी फिलहाल उदयपुर में कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट को दिया है GI टैग। कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट तुमको पता नहीं होगा कि क्या है। अच्छा क्राफ्ट वर्ड तो सुना ही है, क्राफ्ट क्या होता है?
हाँ, हैंड विवन है ना, जो हाथ से बनाई जाती हैं चीजें। तो ये एक ऑर्नामेंटल वेपनरी बनाने के लिए होता है, ठीक है। ऑर्नामेंटल वेपनरी बनाने के लिए होता है। उदयपुरी कोफ्तकारी मेटल क्राफ्ट, जैसे कि तुमने शील्ड देखी होंगी, जो युद्ध में शील्ड पहनते हैं, या सर पे वो कुछ पहनते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हेलमेट टाइप का, लड़ाई के टाइम पे जो पहनते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है ये मेटल क्राफ्ट है। मेटल वर्ड से ही समझ आना चाहिए कि धातु से बनी हुई कलाकारी है, ठीक है। हाँ, धातु से बनी हुई, वो चाहे ब्रॉन्ज हो या सिल्वर हो या गोल्ड हो, जिससे भी बनती होंगी, और मेनली ब्रॉन्ज से ही बनती होंगी, ठीक है। तो ये एक तो उदयपुर कोफ्तकारी मेटल क्राफ्ट को मिला हुआ है। बीकानेर में एक काशितकारी क्राफ्ट है बेटा, ये कॉटन विवेन है, कॉटन से बुनी हुई एक वस्तु है, ठीक है। और ये कॉटन सिल्क को मिक्स करके बनाया हुआ एक आर्टिफैक्ट है, ठीक है। इसे कॉटन से बुन के बनाया जाता है, इट्स अ काइंड ऑफ वर्क, टेक्सटाइल का या कपड़े का, ठीक है। ये उससे रिलेटेड है। अब ये है बीकानेर उस्ता काला क्राफ्ट, जोधपुर, जोधपुर बंधेज। देखो, ये और ये दोनों टेक्सटाइल से रिलेटेड है, यानी कि कपड़े से, कॉटन से, वेलवेट और सिल्क, सिल्क और वेलवेट। और वेलवेट अलग होता है सिल्क से, सिल्क का कपड़ा और वेलवेट का कपड़ा दोनों अलग होते हैं। तो ये तीनों, ये जो मिले हैं चार, कौन कौन से, उदयपुर कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट, बीकानेर काशितकारी क्राफ्ट, जोधपुर बंदेज क्राफ्ट और बीकानेर का उश्ता काला क्राफ्ट, ये चारों राजस्थान को मिले हैं जीआई टैग, ठीक है। गोवा में दो चीजों को मिला है। गोवा में एक तो मनकुराद आम है, ये एक काइंड ऑफ मैंगो है जो कि गोवा में पॉपुलर है, एक तो इस मैंगो को जीआई टैग मिला है। और गोवा में एक मिठाई है बेटा, ये बेबिंका, इट्स अ स्वीट, इट्स अ गोवन डेजर्ट, ठीक है। अब तुमको याद हो कि गोवा में सबसे पहले कौन आकर बसे थे, है? गोवा में कौन आके बसा था सबसे पहले? बस वाइन आई थी वहां पे, कुछ और भी तो हुआ होगा। गोवा पुर्तगाली ने बसाया था, दैट्स करेक्ट, गोवा पुर्तगालीज ने बसाया था। और ये जो बेबिंका मिठाई है, इट्स अ गोवन डेजर्ट, जो कि पुर्तगीज डेजर्ट है, ठीक है। डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स मिठाई, ठीक है। ये एक काइंड ऑफ मिठाई है जो पुर्तगालीज के टाइम पे फेमस थी, ठीक है। और जालेसर धातु शिल्प, ये हमारे बेटा यूपी को एकमात्र यहाँ पे मिला है, लेकिन यूपी में सिर्फ इसे नहीं मिला हुआ, आगरा का पेठा हो गया, बीकानेर, ये बीकानेर तो राजस्थान में, और क्या था, अलीगढ़ के तालों को मिला हुआ है, फिरोजाबाद की क्या है, चूड़िया, जीआई टैग मिला हुआ है, बनारस का सिल्क, ठीक है, इसको तो मिला हुआ है। और आजमगढ़ की एक काले कलर की पोटिंग बनती है, पोट्स बनते हैं ब्लैक कलर के आजमगढ़ के, उनको भी मिला हुआ है जीआई टैग, ठीक है। तो ये याद रखना कि किस किस को मिला है, उदयपुर कोफ्तकारी मेटल, बीकानेर काशितकारी क्राफ्ट, जोधपुर बंधेज, बीकानेर का उश्ता काला क्राफ्ट और मनकुरादाम और गोवा की बेबिंगा, ये दोनों गोवा के हैं। और जालेसर धातु शिल्प ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अब एक स्कीम लॉन्च हुई है, विवाद से विश्वास, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, वित्त मंत्रालय ने लॉन्च की। और व्हाट इज विवाद से विश्वास? जो भी फाइनेंशियल डिस्प्यूटेड हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए एक डिस्प्यूटेड रेड्रेसल काउंसिल बनाई गई है, जो कि ये विवाद सॉल्व करेगी। तो इसलिए नाम भी देख रहे हो तुम, विवाद से विश्वास, ठीक है। अब ये सबसे यूनिक जो चीज है वो ये है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर,
लिस्ट में कौन कौन से शहर शामिल किए गए हैं? तो यू नो वेरी वेल वेनिस। वेनिस तो नाम सुना होगा, द ग्रैंड वेनिस, उस पे मॉल भी है हमारे यहाँ पे, दैट्स अ मॉल। ठीक है, वो वेनिस सिटी के बेस पे बनाया हुआ है, ठीक है। बट व्हाट इज वेनिस? वेनिस इज अ सिटी, ये इटली की बहुत फेमस सिटी है और यू कैन से वेरी ओल्ड सिटी, ठीक है, बहुत ओल्ड सिटी है वेनिस, ठीक है। अब वेनिस में क्या है, ये इस वाली लिस्ट में डाले गए हैं, कौन से? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर, मतलब ये सिटीज क्या है, खतरे में है। अब कौन से खतरे में है? इनमें ओवर टूरिज्म हो रहा है, वेनिस में ओवर टूरिज्म हो रहा है। नहीं बेटा, इकोनॉमी तो बढ़ जाएगी, लेकिन ओवर टूरिज्म की वजह से जो इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, एक तो पॉल्यूशन की सबसे बड़ी, क्राउडिंग ज्यादा हो रही है, ठीक है, क्राउडिंग ज्यादा हो गई, और भी जितनी भी प्रॉब्लम है, जो एक ओवर टूरिज्म क्या है, जब किस जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाए, जब बहुत ज्यादा टूरिस्ट वहां पर आ रहे हो, तो क्या होगा फिर वहां पर? क्राउडिंग होगी, पोल्यूशन होगा, मोर रिसोर्सेज ड्रेन होंगे, ठीक है। तो ये जो सिटी है अब किसकी कगार पर है? डेंजर में, ठीक है। अब इसमें एक तो ओवर टूरिज्म और क्राउडिंग हो गया, और इसमें एक और चीज है बेटा, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज तो पता ही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और उसका जो असर है, हमारी तो कंट्रीज हैं वो ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल कंट्रीज में उतना नहीं इम्पैक्ट दिख रहा है, जो इम्पैक्ट है वो यूरोपियन कंट्रीज में दिखाई दे रहा है, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज में क्या हो रहा है, जैसे कि तुमने सुना होगा, यूरोप में अभी वाइल्ड फायर, आर्कटिक में वो ज़ोंबी फायर वाला सीन था, वाइल्ड फायर लग रही है। और बेटा लंदन या इन जगहों का जो टेम्परेचर है, जहाँ का टेम्परेचर कभी लाइटली 40 तक गया भी नहीं, वहाँ का अप टू 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उनका जा रहा है। तो देखो, जब इतना टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो वहाँ कैसा क्लाइमेट था पहले? टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट मतलब कैसा, कि वहां पे लेस देन 40 डिग्री से नीचे ही रहता था तापमान, लेकिन अब मोर देन 40 डिग्री जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां के जो ग्लेशियर्स हैं वो सब मेल्ट हो रहे हैं, आर्कटिक तो पूरा मेल्ट ही होना स्टार्ट हो गया। अब जब आर्कटिक मेल्ट होगा, तो वो जो कंट्रीज है उन पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट इज बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है।